दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक डीएसपी की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को जलते देखा, जिसने अपनी जिंदगी को उसी आग में खाक होते महसूस किया और जिसने फिर एक दिन उसी पत्नी को जिंदा देखा, एक मासूम बच्चे को गोद में लिए हुए। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं डीएसपी आदित्य शेखावत, उसकी पत्नी नैना और वह बच्चा जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने नैना की चिता को आग दी थी। लेकिन आगे की कहानी में मौत झूठ बन जाती है, अपनों के चेहरे से नकाब उतरते हैं और एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए हर डर से लड़ती है। सवाल बस इतना है, क्या इंसाफ वक्त पर पहुंचेगा या फिर सच सामने आकर भी किसी और की कुर्बानी मांग लेगा? कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर दिल छू जाए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी भावना लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के ठीक 10 बज चुके थे। जयपुर से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर कभी खेत पीछे छूटते, कभी छोटे स्टेशन और कभी लंबी वीरान पटरियां। डिब्बे के अंदर पीली रोशनी फैली हुई थी। कुछ लोग ऊँघ रहे थे, कुछ मोबाइल में खोए थे और कुछ अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। डीएसपी आदित्य शेखावत खिड़की के पास वाली सीट पर सीधे बैठे थे। उन्होंने सिविल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन चेहरे पर वर्दी से ज्यादा सख्ती थी। आंखों के नीचे गहरी थकान थी और आंखों के अंदर 1 साल पुराना सन्नाटा। 1 साल पहले इसी महीने आदित्य की पत्नी नैना की मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसे सड़क हादसा लिखा गया था। डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की थी। रिश्तेदारों ने ढांढस बंधाया था। समाज ने कहा था जो हुआ किस्मत थी। लेकिन आदित्य जानता था किस्मत कभी इतनी बेरहम नहीं होती। नैना सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसकी ताकत थी, उसका घर थी, उसकी हर सुबह और हर रात थी। जिस दिन उसने चिता को आग दी थी, उसी दिन उसके अंदर का इंसान भी राख हो गया था। उसके बाद से वह जिंदा तो था, लेकिन सिर्फ सांसों की वजह से। ट्रेन की रफ्तार के साथ आदित्य की यादें भी दौड़ रही थीं। नैना की हंसी, उसकी नाराजगी, उसकी छोटी छोटी बातें, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। तभी अचानक डिब्बे में एक आवाज गूंजी, चने ले लो, गरम गरम चने। आदित्य का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। यह वही आवाज थी। यही आवाज सुबह चाय बनाते वक्त घर में गूंजती थी। यही आवाज रात को दरवाजा खोलते वक्त कहती थी, बहुत देर हो गई। उसने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। शायद यह दिमाग का धोखा था, लेकिन आवाज फिर आई, बाबूजी, चने ले लीजिए। आदित्य ने धीरे से आंखें खोली और गर्दन घुमाई। ट्रेन के गलियारे में एक औरत चनों की टोकरी लिए चल रही थी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसी पल आदित्य की सांस अटक गई। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, वही चेहरा, वही नैना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग चिल्ला रहा था, यह नामुमकिन है, वह मर चुकी है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। औरत पास से गुजरी। एक यात्री ने पैसे बढ़ाए। उसने हल्की मुस्कान के साथ चने थमा दिए। आवाज वही थी, लहजा वही था, अपनापन वही था। आदित्य अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ कांपे। आवाज मुश्किल से निकली, नैना। औरत ठिठकी, धीरे से मुड़ी। उसकी नजरें आदित्य से टकराईं, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उन आंखों में पहचान नहीं थी, सिर्फ डर था। उसने नजरें झुका लीं और तेजी से आगे बढ़ गई। उस एक पल में आदित्य के अंदर कुछ टूट गया। उसने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। अगले डिब्बे में पहुंचा, लेकिन वह वहां नहीं थी, जैसे हवा में घुल गई हो। आसपास के यात्री उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई कुछ पूछ रहा था, लेकिन आदित्य के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक चुकी थी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी।
आदित्य उतर गया। उसने सीधे स्टेशन मास्टर से बात की। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। स्क्रीन पर वही औरत दिखी, लेकिन इस बार उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, करीब 3 साल का। और जैसे ही आदित्य की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बच्चे की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। आदित्य ने एक पल भी वक्त नहीं गंवाया। स्टेशन के पीछे बनी बस्ती की ओर बढ़ गया। संकरी गलियां थीं, अंधेरा था, सन्नाटा था। तभी एक झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आई। आदित्य रुक गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। पुलिस। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। सामने वही औरत खड़ी थी, नैना, और उसकी गोद में वही बच्चा। आदित्य की आंखें भर आईं। नैना को सामने खड़ा देखकर आदित्य कुछ पल तक वहीं ठहरा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आंखें जो देख रही हैं, दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा है। जिस चेहरे को उसने 1 साल पहले राख होते देखा था, वही चेहरा अब उसके सामने जिंदा खड़ा था। नैना ने बच्चे को अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अनदेखे खतरे से उसे बचा रही हो। आदित्य ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नैना, मैं आदित्य हूं। उस आवाज में पति की पहचान भी थी और अफसर का संयम भी, लेकिन नैना की आंखों में पहचान की जगह डर था। उसने सिर हिलाया और बोली, आप गलत समझ रहे हैं साहब, मेरा नाम नैना नहीं है। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक पल में कई घाव कर दिए हों। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन नैना तुरंत पीछे हट गई। बच्चे ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा थी। फिर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये कौन है? उस एक सवाल ने आदित्य की सारी ताकत छीन ली। आदित्य ने खुद को संभाला। उसने अपनी आवाज को सख्त किया, जैसे ड्यूटी पर करता था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस में हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। नैना कुछ पल चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर उसने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। आदित्य अंदर नहीं गया। उसने बस झोपड़ी के भीतर झांका। छोटा सा कमरा था। दीवारों पर सीलन जमी थी। एक टूटी खाट पड़ी थी और कोने में रखा एक पुराना संदूक जिस पर धूल जमी हुई थी। उसी संदूक के ऊपर एक मुड़ी तुड़ी फोटो रखी थी। आदित्य की नजर उस फोटो पर पड़ी और उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। वह फोटो उसकी और नैना की शादी की थी। वही दिन, वही मुस्कान, वही वादा। अब कोई झूठ बाकी नहीं बचा था। नैना फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे साल भर का डर, भाग दौड़ और छुपा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज भारी। नैना, अगर तुम जिंदा हो तो फिर वह सब क्या था? वह चिता, वह राख, वह अंतिम संस्कार। नैना ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वह हादसा नहीं था आदित्य, वह साजिश थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। किसने? नैना कुछ पल चुप रही। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे अपने घर के आदमी ने। आदित्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, कौन? नैना की आवाज कांपने लगी, तुम्हारे बड़े भाई सुरेंद्र। आदित्य का सिर घूम गया। सुरेंद्र, वही भाई जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। नैना ने बताया कि जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, तब सुरेंद्र को डर लगने लगा। उसे लगा कि सारी जायदाद बच्चे के नाम हो जाएगी। उसने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए। एक्सीडेंट के बाद जब नैना अधमरी हालत में अस्पताल लाई गई, तब सुरेंद्र के आदमियों ने उसे वहां से उठा लिया। दुनिया को दिखाने के लिए किसी और औरत की जली हुई लाश को उसकी लाश बना दिया गया और आदित्य ने उसी झूठ को सच मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे उसने राख को हाथ में लेकर गंगा में बहाया था, कैसे उसने खुद को मजबूत समझा था, लेकिन वह मजबूत नहीं था। वह सिर्फ अंधेरे में था।
उसने धीरे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चा घबरा गया और नैना से चिपक गया। नैना ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, हमें यहां से जाना होगा। सुरेंद्र के लोग अब भी हमें ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहां हो तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नैना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली। बाहर से किसी आदमी की धीमी आवाज आई, अंदर कौन है? उस आवाज ने हवा को भी भारी कर दिया। आदित्य समझ गया, यह कहानी अब सिर्फ बीते हुए सच की नहीं रही, यह जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज और नजदीक आती गई। नैना ने बच्चे को सीने से चिपका लिया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में वही डर जो 1 साल से उसका पीछा कर रहा था। आदित्य ने दरवाजे के पास खड़े होकर बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे हटो, और इशारे से नैना को अंदर की तरफ कर दिया। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, ज्यादा चालाकी मत करो। आदित्य ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस दरवाजे की कुंडी कसकर बंद की और पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा दरवाजे के सहारे अड़ा दिया। फिर वह नैना की तरफ मुड़ा और बोला, हमें यहां से निकलना होगा अभी। इसी वक्त नैना ने कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया। पीछे की दीवार में एक टूटी खिड़की थी जो एक संकरी अंधेरी गली में खुलती थी। आदित्य ने पहले बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने डर के मारे उसकी गर्दन पकड़ ली। आदित्य ने बहुत धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। फिर उसने बच्चे को खिड़की से बाहर उतारा और नैना को सहारा दिया। जैसे ही आदित्य खुद बाहर निकलने लगा, दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। लकड़ी चरमराई। किसी ने बाहर से गाली दी। आदित्य ने बिना वक्त गंवाए हवा में एक फायर किया ताकि सामने वाले कुछ पल के लिए रुक जाएं। उसी पल वह खिड़की से कूद गया। तीनों अंधेरे में भागने लगे। गली संकरी थी, जमीन गीली थी और दूर रेलवे ट्रैक की परछाइयां दिख रही थीं। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। आदित्य ने नैना और बच्चे को अपने पीछे कर लिया। खुद ढाल बनकर चल रहा था। तभी एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द तेज था, लेकिन उसने आवाज नहीं की। नैना ने देखा तो चीख पड़ी, आदित्य, तुम्हें गोली लगी है। आदित्य ने दांत भींचते हुए कहा, अभी रुकना नहीं है। वे रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। तभी सामने से हल्की रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। सुरेंद्र, हाथ में पिस्तौल, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। उसने ताली बजाई और बोला, बहुत दिन बाद मिले छोटे भाई। आदित्य की आंखों में गुस्सा और टूटन एक साथ उतर आई। तू इतना नीचे गिर जाएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। सुरेंद्र हंसा, नीचे तो तुम लोग गिरे थे, मैं तो बस ऊपर चढ़ गया। नैना ने कांपती आवाज में कहा, सुरेंद्र, बच्चे को छोड़ दो, यह तुम्हारा भतीजा है। सुरेंद्र की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। उसने कहा, यही बच्चा तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। सुरेंद्र ने पिस्तौल उठाई और बोला, एक कदम और बढ़ाया तो गोली चलेगी। उसी पल गोलियों की आवाज गूंजी। अंधेरे में सब कुछ गड़बड़ हो गया। आदित्य ने जवाबी फायर किया। पत्थरों से चिंगारियां उड़ी। अचानक एक गोली नैना के सीने में लगी। वह आवाज भी नहीं निकाल पाई, बस लड़खड़ाई। आदित्य ने उसे थाम लिया। नैना के होंठ कांप रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बच्चे को बचा लेना। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नैना। नैना के आंखों से आंसू बह निकले जो कभी उसके घर की रौनक थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। सुरेंद्र घबरा गया। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ में सुरेंद्र गिर पड़ा, लेकिन आदित्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी गोद में नैना थी, बिल्कुल शांत, और पास खड़ा बच्चा उसकी मां को हिला रहा था, जैसे उसे जगा रहा हो। रेलवे ट्रैक के पास फैली वह खामोशी अचानक पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटों से टूट गई।
सायरन की आवाज दूर तक गूंज रही थी, लेकिन आदित्य के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उसकी दुनिया उस पल सिर्फ नैना के चेहरे तक सिमट गई थी। वही चेहरा जिसे उसने 1 साल पहले राख होते देखा था, आज उसकी गोद में दूसरी बार बुझ चुका था। फर्क बस इतना था कि इस बार कोई धोखा नहीं था, इस बार मौत सच थी। आदित्य ने कांपते हाथों से नैना के माथे को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं देर कर गया नैना। उस एक वाक्य में एक पति का पछतावा था, एक अफसर की बेबसी थी और एक इंसान की टूटन थी। पास खड़ा बच्चा अपनी छोटी उंगलियों से नैना के गाल छू रहा था। वह मासूमियत से बार बार कह रहा था, मम्मा उठो, पापा रो रहे हैं। उस आवाज ने आदित्य का सीना चीर दिया। उसने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बच्चा उसकी गर्दन से लिपट गया। पहली बार आदित्य ने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ सच नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। वरिष्ठ अफसर पास आए। किसी ने कंबल लाकर नैना के शरीर को ढक दिया, किसी ने आदित्य से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आदित्य खामोश था। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे सब कुछ अंदर ही अंदर खत्म हो चुका हो। पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी की। सुरेंद्र का शव दूर पड़ा था। उसके चेहरे पर वही हैरानी थी, जैसे उसे आखिरी वक्त तक यकीन नहीं हुआ हो कि उसका ही भाई उसके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन आदित्य ने एक बार भी उधर नहीं देखा। उसके लिए उस पल न अपराधी था, न कानून। उसके लिए सिर्फ नैना थी और वह बच्चा था जो अब उसकी उंगली पकड़े खड़ा था। अगली सुबह सूरज निकला, वही सूरज जो हर दिन निकलता है। लेकिन आदित्य की जिंदगी में रोशनी के साथ जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। नैना का अंतिम संस्कार फिर हुआ। इस बार कोई भ्रम नहीं था, इस बार हर आंसू सच्चा था। आदित्य ने खुद चिता को आग नहीं दी। उसने बच्चे को गोद में उठाए रखा, जैसे नैना को यह दिखाना चाहता हो कि तुम्हारा बेटा अब अकेला नहीं है। हवा में धुआं उठा। आदित्य की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। कोई आवाज नहीं निकली। दिन बीतने लगे। केस बंद हुआ। रिपोर्ट पूरी हुई। अखबारों में खबर छपी। लेकिन आदित्य ने सबसे दूरी बना ली। उसने ट्रांसफर ले लिया। नया शहर, नया घर, लेकिन रातें वही रहीं। कई बार वह आधी रात को उठकर बच्चे के पास चला जाता, उसका माथा छूता, उसकी सांसें गिनता, जैसे हर सांस के साथ खुद को यकीन दिला रहा हो कि अब कोई धोखा नहीं है। बच्चा धीरे धीरे आदित्य का सहारा बनता गया। सुबह उसकी आवाज से आंख खुलती, पापा। उस एक शब्द में आदित्य को जीने की वजह मिलती। वह खुद बच्चे को नहलाता, खुद खाना खिलाता, खुद स्कूल छोड़ने जाता, कभी कभी थकान में बैठ जाता। तब नैना की याद आ जाती, उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी फिक्र। आदित्य की आंखें भर आती। लेकिन अब वह टूटता नहीं था, क्योंकि उसे पता था नैना का प्यार इस बच्चे की सांसों में जिंदा है। एक शाम बच्चे ने मासूमियत से पूछा, पापा मम्मा कहाँ है? आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसने बच्चे को गोद में उठाया। बहुत धीमी आवाज में बोला, मम्मा बहुत दूर नहीं है, वह हमारे दिल में रहती है। बच्चा मुस्कुराया। उसने आदित्य के गले में बाहें डाल दी। उस पल आदित्य को पहली बार सुकून महसूस हुआ, जैसे नैना कहीं आसपास ही हो। आदित्य वापस ड्यूटी पर लौटा। वही सख्त डीएसपी, वही ईमानदार अफसर। लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां समझ थी, जिम्मेदारी थी। हर उस औरत के लिए जो डर में जीती है, हर उस बच्चे के लिए जिसकी दुनिया किसी साजिश की भेंट चढ़ जाती है। आदित्य जानता था इंसाफ हमेशा जख्म नहीं भरता, लेकिन इंसाफ जरूरी है ताकि कोई और नैना अपनी जिंदगी के लिए भागती न फिरे। समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा, लेकिन आदित्य के लिए हर दिन एक इम्तिहान था। सुबह जब वह वर्दी पहनता
तो शीशे में उसे सिर्फ डीएसपी नहीं दिखता था, उसे एक ऐसा पिता दिखता था जिसने अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों खो दी थी। वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसकी चाल में नैना की झलक थी, उसकी आंखों में वही सवाल और उसकी हंसी में वही सुकून जो कभी आदित्य की जिंदगी में हुआ करता था। आदित्य हर रात उसे सुलाने से पहले उसके बालों में हाथ फेरता और मन ही मन नैना से बात करता, जैसे वह वहीं बैठी सुन रही हो। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बच्चे ने अचानक पूछा, पापा, सब बच्चों की मम्मी आती है, मेरी मम्मी क्यों नहीं आती? वह सवाल किसी गोली से कम नहीं था। आदित्य ने गाड़ी किनारे रोकी, कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत बहादुर थी, वह हमें बहुत प्यार करती थी, वह ऊपर से हमें देखती है। बच्चा कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तो मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, मम्मी की तरह बहादुर। उस एक लाइन ने आदित्य की आंखें भर दी। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा शायद नैना ने जाते जाते यही ताकत उसके लिए छोड़ दी थी। ड्यूटी के दौरान आदित्य अब पहले से ज्यादा सख्त हो गया था, लेकिन यह सख्ती बेरहमी नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। हर केस में उसे नैना का चेहरा दिखता था, हर पीड़ित औरत में उसे नैना नजर आती थी। उसने अपने जिले में एक नई पहल शुरू की, घरेलू हिंसा और महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए अलग टीम बनाई। कई लोगों ने कहा यह जरूरत से ज्यादा है, लेकिन आदित्य जानता था अगर एक भी नैना बच जाए तो उसकी जिंदगी का दर्द कुछ कम हो जाएगा। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त आदित्य उस रेलवे ट्रैक के पास रुका जहां नैना ने आखिरी सांस ली थी। वहां अब कोई निशान नहीं था, न खून न शोर, बस शांत हवा और डूबता सूरज। आदित्य ने आंखें बंद की। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं किसी और को टूटने नहीं दूंगा। हवा में जैसे एक पल के लिए ठहराव आया। आदित्य को लगा जैसे नैना की मौजूदगी ने उस वादे को सुन लिया हो। घर लौटकर उसने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा मुस्कुराया, पापा आज कहानी सुनाओ। आदित्य ने उसे सीने से लगाया। आज कहानी नहीं, आज सच्चाई सुनाऊंगा, उसने कहा। बच्चा चुपचाप सुनने लगा। आदित्य ने उसे बताया कैसे कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन अगर हम सच का हाथ न छोड़ें तो टूटकर भी कुछ नया बना सकते हैं। बच्चा शायद सब नहीं समझा, लेकिन उसने आदित्य की गर्दन पकड़ ली। उस पकड़ में भरोसा था। रात को जब बच्चा सो गया, आदित्य खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता रहा। आसमान में तारे थे। उसने एक तारे को देखकर मुस्कुराकर कहा, नैना तुम यहीं कहीं हो ना? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आदित्य को जवाब की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कुछ लोग मरकर भी कभी नहीं जाते। वे हमारे फैसलों में, हमारी हिम्मत में और हमारे प्यार में जिंदा रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी वह हमसे सब कुछ छीन लेती है ताकि हमें सिखा सके कि इंसान की असली ताकत क्या होती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर किसी पल आपकी आंखें नम हुई हैं, तो कमेंट में अपना दर्द जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे दे।